रुपया लगाने को मैं तैयार हूं, कैंडिडेट आरएलपी का उतार देना दिव्या के सामने। कह रहे थे ना कल यहां पर कि विदेशी आएंगे क्या लेकर जाएंगे, विदेशी आएंगे और कहते मेरे दादाजी मेरे दादाजी। मेरे दादाजी तो थे, किसी के वीडियो आ गए सर्किट हाउस के मिलते हुए, कह रहे थे कि आरएलपी किसानों की पार्टी है। तो उनसे पूछा कि आरएलपी ने आपकी मदद की, तो वो डापा चूंझ के नहीं की। और आरएलपी का वोट खेतासर के कोर्ट में बिक गया। वो वहां पे सर्किट हाउस में मिलते हैं, भामाशाह है। इस दिन आरएलपी की रैली ओसिया में जोश, उत्साह, उमंग और आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे ओसिया के नए कारवा को बदलने के लिए, नई दास्तान को लिखने के लिए। नहीं बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। भाई भाषण भी ले ही तोड़ दो था। मैं धीरे धीरे वो 1 2 3 5 और गैर गालू, बीच ब्रेक लगवा दूं। मैंने जब ओसिया के अंदर 2018 के अंदर कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा था, एक ऐतिहासिक सभा कांग्रेस की उम्मीदवार की वहां हुई थी और उस सभा ने मारवाड़ और ओसिया के अंदर यह बात स्थापित कर दी थी कि हमने अपनी बेटी को पलकों पर उठाकर यह संदेश दिया है कि ओसिया आने वाले चुनाव की बागडोर के अंदर हम ओसिया का आने वाले 5 साल की बागडोर हम अपनी बेटी को सौंपने जा रहे हैं। मैंने उस सभा में आपसे कहा था कि मैं ओसिया की जनता को वादा करती हूं, अगर आपका विश्वास, आपका मत, आपका आशीर्वाद अगर मुझे मिला, 15वीं विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिला, तो मैं ओसिया की जनता को वादा करती हूं कि आपको भ्रष्टाचार मुक्त शासन दूंगी। अगर मैं ओसिया के प्रतिनिधित्व की आवाज बनकर राजस्थान की 15वीं विधानसभा में गई, तो मैं आपको वादा करती हूं कि मैं ओसिया में गुंडा राज नहीं पनपने दूंगी। मैंने वादा किया था, मुझे याद नहीं है, मैं वहां चल के जा रही थी एसडीएम ऑफिस, आप में से कोई पत्रकार होंगे, कि आप किन मुद्दों पे आएंगे। मैंने कहा था कि मैं भेड़ हलाया की परियोजना लेकर आऊंगी, मैं कन्या महाविद्यालय सैटेलाइट हॉस्पिटल लेकर आऊंगी, और मैं आने वाले ओसिया के में विकास की दूरी तय करने के लिए रचनात्मक काम करूंगी। आज आपके बीच 5 साल का लेखा जोखा रखने आई, और मुझे विश्वास है और खुशी है कि इस 5 साल के लेखा जोखे में मैं आपके हर वादे पे खरी उतरी। मैंने ओसिया की जनता को इन 5 सालों के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। इन 5 सालों के अंदर मैंने ओसिया के कार्यकर्ताओं की, ओसिया के मतदाताओं के मान सम्मान को बनाए रखा। मैंने इस 5 साल के कार्यकाल के अंदर ओसिया के वोट की टंकार को बजाय रखा। मैंने 5 साल के इस कार्यकाल के अंदर किसान की, गरीब की, मजदूर की, पिछड़े वर्ग की, आम व्यक्ति की गाड़ी कमाई लुटने नहीं दी। भाजपा के कार्यकाल में क्या हाल थे ये किसी से नहीं छुपे। क्या बंदरबाट मची हुई थी, थाने नीलाम हो रहे थे, न्याय की दृष्टि से कोई न्याय नहीं था थानों में, तहसील नीलाम हो रही थी, बिजली घर में दलाली का बोलबाला था। मैंने आकर तहसील की नीलामी, थानों की नीलामी, बिजली घर की दलाली, सब पे अंकुश लगाने का काम किया। पहले आप
आपकी ढोलकियां जल जाती थी, बिजली कट जाते थे। आप सबको पता है ढोलकियां कैसे आती थी, कैसे काम कराते थे, कैसे आती थी, कैसे आती थी। मैंने वो गांधी जी का जूत नहीं लगने दिया, आपकी जेब नहीं काटने दी मैंने किसी को, आपके खरी पसीने की कमाई पे डाका नहीं डालने दिया किसी को। अगर 5 साल के कार्यकाल के अंदर काम हुआ तो न्याय की परिधि पे हुआ। ढोलकियां मिली और सबको मिली और बीजेपी वालों को भी मिली। जिसकी जल गई, जिसका नंबर आया स्टोर में आई और उसको मिली। थानों की हालत क्या थी? थानों के अंदर सारे जो थे वो सारे मैंने अधिकारी बदल दिए आते। तहसील की हालत क्या थी? जहां जहां पोल थी वो सारे अधिकारी बदल दिए मैंने तहसील के अंदर। वो जो सफाई कार्य का जो ये ट्रीटमेंट प्लांट होता है ना, ये मैंने व्यवस्था का ट्रीटमेंट प्लान किया है आपके वोट की तनख्वाह से। और हमने उस ट्रीटमेंट प्लान से स्वच्छ प्रशासन ओसिया को, जनता को देने का काम किया। 5 साल के इस कार्यकाल में हम चुन चुन के अधिकारी लेकर आए और मुझे खुशी है कि हम ऐसे अधिकारी लेकर आए जिसने 5 साल में जनता की सेवा के भाव से काम किया, दलाली और लूट की बंदरबाट नहीं मचाई और उनको चिंता रही कि बिजली की ट्रिपिंग आई है तो उसको कैसे सुचारू किया जाए। थाने के अंदर अगर कानून व्यवस्था का मामला आया तो किसी तरीके से शांति बनाए रखी जाए। तहसील के अंदर आपके चाहे रस्तों के मामले हो, दूसरे मामले हो, कहीं पर भी कोई आक्षेप नहीं लगा कि यहां पर राज के जोर से और दादागिरी से काम होता है। आईने के अंदर कांच में साफ दिखते हुए काम किया। आज 5 साल का लेखा जोखा जब देने आई हूं तो कल आपके यहां पर भी एक मीटिंग थी, दूसरी थी कि नहीं थी? यही थी ना। 4 थाने लग रहे थे, खेड़ापा, चोमू, ओसिया, एक थाना और था। एडिशनल एसपी, डिप्टी, पुलिस की रिजर्व फोर्स और भीड़ थी 800,000 की, मैंने देखी थी। मेरे पास तो जीपीएस लगे हुए हैं, 50 लेयर से इंफॉर्मेशन आती है, मैं तो एक सिर गिरवा लेती हूं। गाड़ी का चक्का घूमता है, गियर डालते हो तो मुझे पता है कहां से कौन गाड़ी चली, कौन सी गांव से कौन बैठा, कौन नहीं गया, कौन आया। मैं अंडवाना में थी तो यहाँ 300 लोग बैठे थे उस वक्त। फोटो मंगा ली मैंने फटाफट, वीडियो। अरे रुको मैं बता दूं हैं। नहीं, मैं 300 हाथ वाला नहीं आ। थोड़ी देर बाद जब सभा हुई तो वो 500-700 में नागौर नहीं आ, मैं बावड़ी, लूणी और अटेरा, और जो 300-400 का बाद में कुछ और आए, 400 लोकल ओसिया के लोग थे। वो भाजपा के कट्टर कार्यकर्ता थे। और किस उम्मीदवार के कट्टर कार्यकर्ता थे ये आप जानते हो, मैं नहीं बोलना चाहती। भाजपा तो कह रही है आइए हम भीड़ कराएंगे, आपकी मीटिंग हम कराएंगे। एक मेरे बहुत बड़े शुभ चिंतक हैं, वो वहां पे सर्किट हाउस में मिलते हैं, भामाशाह हैं वो सर। जिस दिन आरएलपी की रैली ओसिया में, उस दिन कांग्रेस के मेरे शुभ चिंतक उनसे मिलते हैं और कहते हैं 1 करोड़ रुपया लगाने को मैं तैयार हूं, कैंडिडेट आरएलपी का उतार देना दिव्या के सामने। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप ओसिया के दिव्या के खिलाफ माहौल बनाइए, दिव्या के खिलाफ बोलिए, हम आपकी सभाएं कराएंगे, हम आपको
लेके घूमेंगे, लेकिन जब चुनाव मंड जाए तो बीजेपी के हमारे सामने कैंडिडेट मत उतारना। अब किसकी क्या अंडरस्टैंडिंग होएगी ये मेरे को पता नहीं है। कह रहे थे कि आरएलपी किसानों की पार्टी है, और आज तक 52 से लेकर आज तक 75 साल में किसी ने कुछ नहीं किया किसानों ने के लिए। ये पहले आए हैं जिन्होंने किसानों के लिए खून पसीना बहाया है। आपको कहा, आपने वोट दे दिए कई जगह, 11 बीजेपी, वो 11 में ओम सिंह जी भी है, 11 कांग्रेस, 1 आरएलपी हो गया। और आरएलपी का वोट खेतासर के कोर्ट में बिक गया। ये तो सबको पता है। ओम सिंह जी तो कांग्रेस में खड़े रहे, कांग्रेस के 11 वोट खड़े रहे, 11 के 11 आए। शंभू सिंह जी ने माइक लगा के पूछा अभी, क्या आप ओसिया से उम्मीदवारी कर रहे हैं? कि बिल्कुल हमारा अधिकार है, हम 9 बार जीत के आए हैं, हम ओसिया से टिकट मांग रहे हैं। तो उनसे पूछा कि आरएलपी ने आपकी मदद की? तो वो डापा चूज के नहीं की। कैसे नहीं की? वोट लिया, सारी दुनिया जानती है। उनको लगा कि यहाँ हमारी जो ये पीछे पीछे हाथ पकड़ने की खेल की जुगलबंदी है, ये कम से कम मैं तो नहीं बोलूं। तो यहाँ तो जनता सजा के सब देखती है। उस दिन के बाद आरएलपी का जितना भी थोड़ा बहुत था वो भी शून्य पे आ गया। अब बीजेपी और बाहर से लाके मीटिंगें कराते हो, रोड शो करे, यहां के मीटिंग करी, और क्या हम राजस्थान के लेवल के नेता हैं? आज उससे 6 गुना ज्यादा भीड़ की मीटिंग में आज 6000 लोगों की मीटिंग यहां पर कर रही हूं। और इस 6000 लोगों की मीटिंग में मैं उधार का नहीं लेकर आई हूं, बाहर से ओसिया की मतदाता की मीटिंग ले रही हूं। ये 4-4 थाने क्यों लगे? ये एडिशनल एसपी और डिप्टी क्यों लगे? इसलिए लगे कि जब बहन बेटियों पे प्रहार करें तो कहीं भाटे नहीं उड़ जाए, पुलिस का जाब्ता लगाकर फिर प्रहार करेंगे। आज की इस मीटिंग में एक भी पुलिसकर्मी नहीं है। मैंने कल मना कर दिया, मैंने कहा हमें नहीं जरूरत है अब पुलिसकर्मियों की। जब आप अंडवाना के अंदर मेरी मीटिंग है, इस सभा से 4 गुना बड़ी मीटिंग हो रही है, उस थाने के हल्के के अधिकारी को आप यहां भेज देते हो। इतनी कौन सी पुलिस की कमी पड़ रही थी? भोपालगढ़, आसोप और बहुत थाने भेज देते आप। हमारी बड़ी सभा में 2 कांस्टेबल का इसकी भी जरूरत नहीं है आज के बाद में। मैं जनता के सुरक्षा कवच में निकली हूं, ओसिया के समग्र विकास के नारे के साथ में। मैंने अंडवाना में कह दिया, पोलें सबकी खुल गई। किसी के वीडियो आ गए सर्किट हाउस के मिलते हुए, पूछा कि आप कैसे आए आज मिलने, ओसिया में रैली है। आप भी धुर विरोधी, दिव्या मदेरणा के आप भी धुर विरोधी, दोनों जहर उगलते हो। आपके बेटी की समान है, आपका क्या लेके गई? लेकिन एक बढ़ती हुई कार्य क्षेत्र की स्त्री चुनौती और असुरक्षा का भाव पैदा कर देती है। जो स्वाभिमान, सिद्धांत और जनता के लिए संघर्ष करे, जो अपने कार्य क्षेत्र में मजबूती से काम करे, उससे फिर ऐसे ही असुरक्षा के भाव पैदा होते हैं। तो कहा मेरे रिश्तेदार हैं, हम मिलने आए हूं, मेरे रिश्तेदारी में मिलने नहीं आ सकते क्या? ये कौन सी नई रिश्तेदारी बुन रहे हैं? यह ओसिया की जनता देख रही है। स्वर्गीय परशुराम जी मदेरणा ने ओसिया की इस धरती से अपने जीवन के राजनीतिक सफर की शुरुआत करी थी। उन्होंने 1952 का पहला चुनाव ओसिया से लड़ा था और किसान राजनीति के झंडे को बुलंद करने के लिए लड़ा था।
2003 और 2008 का चुनाव बाद में ओसियां की इस धरती से लड़ा था। स्वर्गीय परशुराम जी मदेना ने 2003 के बाद सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लिया था। मेरे पिता 2011 की जो घटना घटी उसके बाद सार्वजनिक रूप से आपके बीच में नहीं थे, तो मुझे नहीं लगता कि पड़ोस के व्यक्ति जो आकर मुझ पे छीटाकशी करते हैं, बार बार मेरे दादाजी का नाम लेते हैं और कहते हैं मेरे दादाजी मेरे दादाजी। मेरे दादाजी तो थे, उनका योगदान था, उनकी वजह से आज यहां खड़ी हूं, उनके उसूलों पे चल के आप काम कर रही हूं। आप अपने दादाजी का नाम क्यों नहीं लेते? मेरे दादाजी के आपसे क्या बैर थे? 2003 में तो वो सार्वजनिक जीवन से उन्होंने संन्यास ले लिया, आपकी उनकी कोई लड़ाई नहीं थी। मेरे पिता की आपकी कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, कभी कोई मिलना नहीं हुआ आपसे। एक बेटी की असुरक्षा, एक स्त्री की चुनौती ना काबिले बर्दाश्त है, तब मुझ पे प्रहार करते हैं, मेरे माध्यम से प्रहार करते हैं। सार्वजनिक जीवन की, भाषा की मर्यादा और मूल्यों की हर सीमा को लांघ गए। कह रहे थे ना कल यहां पर कि विदेशी आएंगे क्या लेकर जाएंगे? विदेशी आएंगे और लेकर जाएंगे कि हां, ओसिया की उस सरजमीन पर, उन धोरों की धरती में, वहां उन गांवों में एक लड़की संघर्ष कर रही है और वो लड़की अभिमन्यु की तरह बीच में अकेली खड़ी है और पारंगत योद्धा उसको घेर के खड़े हैं। लेकिन मैं उस जमाने की अभिमन्यु नहीं हूं, मैं आधुनिक युग की अभिमन्यु हूं, हर चक्रव्यूह भेदना जानती हूं। विदेशी आएंगे, यहां से संस्कृति लेकर जाएंगे, यहां से बेटियां भी लड़ सकती हैं राजनीतिक लड़ाइयां, इस बात को विदेश में लेकर जाएंगे। यहां से मूल्यों की राजनीति लेकर जाएंगे, किसान राजनीति के झंडे को बुलंद करने वाले कार्यकर्ताओं की आंख की चमक लेकर जाएंगे। इन बहनों के सर से हिमालय का पानी लाने के लिए घड़े उतरवाने की, मीठे पानी की उस दास्तान की चर्चा करेंगे। यूं मत घेरिए, समय लिख रहा है, समय के उस चक्र पे आपका अपराध और गुनाह लिखा जा रहा है। कालखंड, समय के कालखंड पे, कर्म के चक्र में आपकी भाषा वाणी के एक बेटी के प्रहार अंकित हो रहे हैं। मुझे खुशी है और आत्मविश्वास है कि जब चौतरफा चुनौती मिलती हो तो मान लेना आप सही काम कर रहे हो। अगर मैं शतुरमुर्ग की तरह घाटी नीचे करके कुछ नहीं करती तो मेरे ना कोई शत्रु होते, ना मेरे कोई अपने होते जो आशीर्वाद देने आते। मेरे पिता ने मुझसे कहा कि दिव्या, संघर्ष पथ पर जब काम करने के लिए निकलोगी तो अनेकों गलतियां होंगी, और जो काम करने के लिए संघर्ष पथ पर निकलता है, जो काम करता है, उसी से गलतियां होती हैं। तुम अपने इन्हीं अनुभवों से सीख कर आगे निकलोगी। मुझे खुशी है कि आपके 5 साल के इस कार्यकाल के अंदर मुझे कई बार कड़काई रखनी पड़ी, मुझे आपको कड़क जवाब भी देने पड़े, नहीं होने वाले काम को मुझे कहना पड़ा कि नहीं होगा। आपने कहा नहीं कराना पड़ेगा, मैंने कहा नहीं हो सकता, लेकिन मैंने आपको झूठे जासे और मीठी गोलियां नहीं दी। और जो काम होने लायक थे उनके लिए मैंने आपको गोते नहीं खाने दिए। मैंने फोन पे कहा
आपका ये काम मैं करूंगी, आपके गांव के लिए काम करूंगी। इस एक काम जो मैंने आपको बता देती हूं फोन पे, उस काम के लिए दोबारा गोते मत खाना। कई बार शुरू में आते थे, मैंने कहा ये तो मैंने आपको बता दिया, हो रहा हो जाएगा, मैं जानी हूं, मैं ओचियो सा याद दिला दे। मैंने कहा यूं ही भूलो पड़ जाए माने, पर मैं क्या कर राजनीति कर रहा हूं। हमारे यहां शिक्षा का स्तर कम हो सकता है, झुंझुनू और सीकर वहां पे टीचर, वहां से नर्सेज, वहां से आर्मी में, वहां पे शिक्षा जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन मारवाड़ में जो राजनीतिक चेतना है उसको नाप नहीं सकते। और मारवाड़ में सबसे बड़ी राजनीतिक चेतना सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो ओसियां और भोपालगढ़ में है। आपने शिक्षा नहीं ली होगी, लेकिन आप खेती करते हो। बारिश कितनी हुई, कैसे नहीं हुई, उसे आप खेती देख लेते हो कि दाने कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे। अब की बार आपकी खेती रखते हो लाटे लेकर, कब भाव आएगा, कब देनी है, कितने में देनी है, कितनी बोरियां है। एक आंगली पे एक भी बोरी मिस नहीं होती आपसे, कहीं चूक नहीं होती, सारी गणित आती है आपको, क्योंकि आप किसान वर्ग से हैं, मूलतः खेती पे आश्रित हैं। और मैं आप लोगों की सेवा की खेती करती हूं। कोई कह रहे थे कि जोर जोर से बोलते हैं, भौंकते हैं, आचार संहिता लग जाएगी फिर देखेंगे। आ जाइए, लग जाएगी आचार संहिता 4 दिन में। 18 में भी लगी थी, 13 में भी लगी थी। ये 16वां चुनाव लड़ने जा रहे हैं 52 से लेकर अभी तक। मुझे नहीं पता उनके परिवार ने कितने चुनाव लड़े। 15 चुनाव में से 12 चुनाव जीते हैं, 12 चुनाव, और 52 से लगाकर आज तक कांग्रेस के सिंबल पर लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं आता है, ये विश्वास और पसीने और आपके बीच में संघर्ष करके कमाए हुए विश्वास से आता है। ओम सिंह जी से पूछो कि एक बार सरपंच का कार्यकाल होता है तो दूसरी बार कितनी मुश्किल आती है। ओसियां तो बड़ा कस्बा है, इनको तो ज्यादा पसीने आते हैं छोटे गांव से। तो एमएलए का चुनाव बार बार लड़ना और पीढ़ी दर लड़ना किसे कहते हैं? यह विश्वास से कमाया है हमने। मैं ओसिया की जनता को यह कहना चाहती हूं कि 5 साल के इस कार्यकाल में आपको मैंने झटके नहीं आने दिए, चेहरे पे सले नहीं पड़ने दी, आपकी टेंशन मैंने ली। आपने एक बार फोन कर दिया, उसके बाद अधिकारी मंत्री किसकी रगड़ाई करनी है वो मेरी जिम्मेदारी थी। अब 1.5 महीने के लिए आप कमर कस लीजिए। हिंदुस्तान की नजर है इस चुनाव पर। मैंने ओसिया की इस सीट को पहली बार विधायक बनकर आई हूं, पहली बार, लेकिन मैंने इस ओसिया की सीट को हिंदुस्तान की राजनीति में चमका के हॉट सीट बना दिया है। हिंदुस्तान के पत्रकार, बड़े दल के राजनीतिज्ञ, सबकी नजरें ओसिया पे ही रहती हैं टकाटक हमेशा कि ओसिया का चुनाव दिलचस्प होगा, बशर्ते दिलचस्प होगा क्योंकि हमारे कार्यकर्ता संघर्ष कर यहां से निकलेंगे। यह किसान राजनीति के नारे और झंडे का चुनाव होगा, इसलिए बशर्ते दिलचस्प होगा। और चुनाव और रण योद्धा आत्मविश्वास के बल पे लड़ते हैं। जंग आत्मविश्वास से जीती जाती है और आने वाला वक्त ओसिया में हमारा और आपका है, ये लिख कर ले लीजिए। मुझे नहीं पता आपकी दूसरी रैलियां हो रही हैं, बीजेपी की रैली हुई और जितने भी कार्यक्रम हुए बीजेपी के अंदर, ये जितने कैमरा वाले हैं, यूट्यूबर्स हैं, ये इंटरव्यू लेते हैं तो पूछते हैं क्या, बताइए आप ओसिया से उम्मीदवारी कर रहे हैं, दिव्या जी मदेरना के सामने कौन से मुद्दों को लेकर
जाएंगे। ऐसा कौन सा काम उन्होंने किया है जिसको आप जनता के बीच में जाके कहेंगे कि उन्होंने नहीं किया और वादे करेंगे? तो कोई उत्तर नहीं था। कहते काम तो उन्होंने कराए हैं, लेकिन अपने लोगों के कराए हैं। क्या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सिर्फ मेरे लोगों का मुद्दा था? क्या ये पीली टंकियों से सिर्फ हमारे लोग पानी पिएंगे? क्या इन स्कूलों से सिर्फ हमारे लोग पढ़ेंगे? क्या इन रोडों के ऊपर सिर्फ हमारे लोग जाएंगे? कहने को कुछ नहीं बचा। फिर से वो पुनः एक बुद्धिजीवी आए, मेरे बड़े शुभ चिंतक, उनसे किसी ने माइक लगा दिया। इन्होंने क्या बोसिया से टिकट मांग रहे हैं? दिव्या जी ने इतना विकास किया, आप उनसे क्या बेहतर करेंगे? उन्होंने कहा वो गांव गांव टंकी बना रही है, मैं घर घर गैस लाइन लगा दूंगा। अब पूछो उनसे, गांवों में क्या पाइपलाइन फोड़ देते हैं? आपके यहां पे ओसियां कस्बे में कितनी मुश्किल से पाइपलाइन जाती है, क्या हाल है? वो भी हम नहीं सुचारू कर पा रहे, उसके लिए हम मशक्कत कर रहे हैं। आप घर घर गैस लाइन लगा दोगे, गांव गांव आप सबके खेतों में से गैस की लाइन लगाओगे, वो लीक हो जाएगी, पूरा खेत जल जाएगा, पूरा ओसिया आग का गोला होके बम ऊपर चला जाएगा।